हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2। ओके, 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन। ठीक, ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. So humans जो है वो sexually reproducing organisms रहते हैं और viviparous रहते हैं। viviparous का ये मतलब होता है कि humans जो है वो अपने बेबी को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। इट मीन्स एग फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्ट बर्थ होता है बेबी का। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। सो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में क्या आता है? सबसे पहले गेमिट का फॉर्मेशन, दैट इज गेमिटोजेनेसिस। स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। स्पर्म्स मेल में और ओवम फीमेल्स में। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज इंसेमिनेशन। और क्या होता है? स्पर्म्स को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, उसको बोला जाता है इंसेमिनेशन। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स, मेल और फीमेल गेमिट्स का फ्यूजन होना जो कि फर्टिलाइजेशन होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फिर ब्लास्टोसिस्ट मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होना, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल। फिर यूटेराइन वॉल जो रहती है उसमें अटैचमेंट होना, जिसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जैसे जस्टेशन हो गया, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी जिसको पार्चुरेशन बोला जाता है। ठीक, सो ये जो सारे टर्म्स है, फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन, इम्प्लांटेशन, जस्टेशन, पार्चुरेशन, इसको याद रखना और किसका क्या मतलब होता है उसको भी याद कर लेना। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। सो हमने देखा है कि ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं प्यूबर्टी के बाद होते हैं। सो देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन फीमेल. For example, spore formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. देखो, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है मेल और फीमेल में डिफरेंट तरह से होते हैं। जैसे जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो मेल में कई सालों तक होता है, जैसे बुढ़े हो जाते मेल तब तक होता है, लेकिन फीमेल में वो सिर्फ 50 ईयर्स तक ही रहता है, मतलब 50 ईयर्स की एज तक ही रहता है। ठीक है, और प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे क्या होता है, जो चाइल्ड है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाए। इट मीन्स उसके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक, सो उसको भी हम पढ़ेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले पढ़ते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। देखो, पेल्विस रीजन में लोकेटेड रहता है हमारे एब्डोमेन के नीचे। सो इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टीज। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? टेस्टीज का पेयर होता है, मतलब 2 टेस्टीज होती है, अलॉन्ग विथ एक्सेसरी डक्ट्स। कुछ एक्सेसरी डक्ट्स मतलब ट्यूब्स होती है। ठीक, ग्लैंड्स होते हैं, एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया रहता है। ठीक है, ठीक है। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. देखो, ये देखो, ये रहा टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस जो है कहाँ है? एब्डोमेन। ये जो एब्डोमेन के बाहर टेस्टिस जो है वो है, और वो एक पाउच में है, और इस पाउच को क्या बोला जाता है? स्क्रोटम बोला जाता है। देखो, ये टेस्टिस और ये स्क्रोटम, ऐसी 2 टेस्टिस होती है। ठीक, दिस स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 से 2.5 सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। देखो, टेस्टिस जो रहती है ना, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टिस को जो हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है, सो हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस से 2 या 2 से 2.5% जो है लोअर बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो एब्डोमेन के बाहर रहती है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। सो इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड अ विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। सो एडल्ट्स में टेस्टिस का जो साइज है
वो तो देखो ओवल शेप में होती है, जैसे हमने देखा यहाँ पे ओवल शेप है। और उसके बाद जो उसका लेंथ जो है 4 से 5 सेंटीमीटर तक का, विड्थ जो है 2 से 3 सेंटीमीटर तक की है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, सो एक थिक कवरिंग से जो है टेस्टिस कवर होती है। सो ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, हर एक टेस्टिस के अंदर जो है 250 कंपार्टमेंट्स रहते हैं, जिनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. So हर एक लोब्यूल के अंदर जो है एक से लेकर के 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। देखो इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोले जाते हैं। भी ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है जो क्या करते हैं, स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, सो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स, 2 तरह की सेल्स से, मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसके अंदर 2 तरह की सेल्स होती है। सेल्स ऑफ मेल जर्म सेल्स, देखो सेल्स जो जिनको बोला जाता है मेल जर्म सेल्स, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, और एक होते हैं सर्टोली सेल्स। ठीक, स्पर्मेटोगोनिया मतलब स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। फिर आते हैं दी मेल जर्म सेल्स, जो मेल जर्म सेल्स होती है अंडरगो मियोटिक डिवीजन। देखो रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब एक सेल से 4 सेल बनेगी और जिसकी प्लॉइडी होगी हैप्लॉइड। सो फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। सो ये क्या करती है, कौन सी, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करता है, मेल जर्म सेल्स वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है मियोटिक डिवीजन से। वेल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, और जो जर्म सेल्स होती है सर्टोली सेल्स उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेसेस। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, मान चलो देखो ऐसे ऐसे ट्यूब्यूल्स है, तो इसके साइड वाला जो ये रीजन है इसको, इसके भी कुछ सेल्स रहती है। देखो उनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोला जाता है, जिसमें कुछ सेल्स रहती है, कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स, और कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स रहती है, या फिर लेडिक सेल्स भी बोला जाता है उसको। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जो टेस्टिकुलर हार्मोन होता है एंड्रोजन, और मेल में कौन सा होता है टेस्टोस्टेरोन, तो उसको सिंथेसाइज और सिक्रीट करती है। ठीक, called as androgens. So other immunological component cells are also present. दूसरी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी वहाँ प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। ठीक, सो देखो ये एक टेस्टिस, दूसरी टेस्टिस जो कि स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड है, और इसके अंदर दिख रहे हैं बारीक 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 ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, ये भी काफ़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये। ठीक है, ओके, इसमें भी पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको भी समझ ही लेते हैं। देखो ये रहा ऊपर वाला सबसे यूरिनरी ब्लैडर, फिर होता है ये सेमिनिकल वेसिकल, ये कुछ ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, फिर ये वाला जो यूरेथ्रा है जहाँ से यूरिन और स्पर्म्स दोनों आ सकते हैं, और उसके बाद ये टेस्टिस हो गई, और ये इसकी ऊपर वाली फोरस्किन जिसको प्रिप्यूस बोला जाता है। ठीक, फिर ये जो टिप जो होता है इसका, उसको बोलता है ग्लांस पेनिस। ठीक, ग्लांस पीनस बोला जाता है। फिर देखो ये रहे 1 2 3 4 5 जैसे लोब्स है, तो इसको टेस्टिकुलर लोब्स बोला जाएगा। फिर यहाँ वाला, मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ वाला जो रीजन है दैट इज रिटे टेस्टिस। उसके बाद फिर ऊपर वाला देखो यहाँ पे कुछ ट्यूब्स दिख रहे हैं, इन ट्यूब्स को बोला जाता है वासा इफ्रेंशिया। उसके बाद ये एक इस तरह से आ रहा है ना ट्यूब, ये देखो ये इस तरह से, ये पूरा ट्यूब जो है यहाँ तक का लगभग, दैट इज एपिडिडाइमिस। और फिर होता है वास्ट डिफरेंसेस, ये वाला पूरा वास्ट डिफरेंस है जो कि कहाँ ले जाएगा, पीनस में लेके जाएगा। ठीक, और ये यूरेटर। ठीक, तो देखो स्पर्म्स यहाँ बनेंगे, चलिए इधर से समझते हैं, स्पर्म्स यहाँ बने। ठीक है, सो पहले जो है स्पर्म्स बने, फिर वो कहाँ गए, रिटे टेस्टिस में गए, जो कि रिटे टेस्टिस यहाँ पे है, तो मान के चलो इधर से बने, फिर रिटे टेस्टिस में गए, रिटे टेस्टिस से गए वासा इफ्रेंशिया, फिर वासा इफ्रेंशिया से गया एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से गया वास्ट डिफरेंसेस, और फिर वास्ट डिफरेंसेस से गया यूरेथ्रा के अंदर। ठीक, तो इसको जो पाथ है ये जो ट्यूब्स वाला जो पाथ है उसको याद रखना, ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि पहले किधर गया, फिर किधर गया, फिर किधर गया, इस तरह से। ठीक है,
सो द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रिटे टेस्टिस। देखो एक्सेसरी डक्ट्स कौन से रिटे टेस्टिस है, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंसेस। ठीक, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफ्रेंशिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सबसे पहले किस में ओपन हो जाएगी, वासा इफ्रेंशिया। किसके थ्रू ओपन होगी, रिटे टेस्टिस के थ्रू। The vasa efferentia leave the testis and open into epididymis। फिर वासा इफ्रेंशिया जो है वो टेस्टिस को छोड़ कर, मतलब अब जो है हम टेस्टिस के बाहर आ गए, टेस्टिस के बाहर आ गए, और टेस्टिस के बाहर कौन है, एपिडिडाइमिस है। लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, पोस्टीरियर मतलब पीछे के साइड लोकेटेड है। The epidermis leads to epididymis leads to vast differences that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder। देखो फिर जैसे एपिडिडाइमिस किससे जुड़ती है, वास्ट डिफरेंसेस से जुड़ती है, जो कि क्या है, एब्डोमेन के पास जाकर के लूप होकर के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप होकर के कहा जाता है यूरेथ्रा के अंदर खुलती है। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनिकल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। फिर सेमिनिकल वेसिकल से एक डक्ट उसके अंदर ओपन होती है, मतलब उससे में जाती है, और फिर वो यूरेथ्रा में ओपन होता है एज इजैकुलेटरी डक्ट। फिर इसको वहाँ पर क्या बोला जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है। किसको, ये वाली डक्ट, कौन सी वाली डक्ट जो आ रही थी ना, देखो ये जो यूरिनरी ये जो टेस्टिस वाली डक्ट आ रही थी, टेस्टिस वाली डक्ट प्लस सेमिनिकल वेसिकल वाला डक्ट, ये दोनों मिला के बनाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। दिस डक्ट स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स। देखो अब ये स्टोर भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है स्पर्म्स का फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, तो यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। सो यूरेथ्रा कहाँ से आता है, यूरिनरी ब्लैडर से आता है। एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पीनस, पीनस से एक्सटेंड होकर के इसके एक्सटर्नल ओपनिंग पर जाता है, और जिस एक्सटर्नल ओपनिंग को बोला जाता है यूरेथ्रल मीटस। ठीक, तो इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, और एक्सटर्नल ओपनिंग को बोला जाता है यूरेथ्रल मीटस। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ये जो एक है ये पूरा एक जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, ओके, इसके अंदर जो ये छोटी छोटी सेल्स जो दिख रही है, ये सेल्स कौन सी है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और स्पर्मेटोजोआ। ये जो नए नए जो स्पर्म्स बने उनको स्पर्मेटोजोआ बोला जाएगा। उसके बाद जो ये वाली जगह दिख रही है जहाँ पे सेल्स भरी हुई है, ये वाली, तो इसको बोला, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है और इनको इंटरस्टिशियल सेल्स है जो कि लेडिक सेल्स होती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो सबसे देखो इधर साइड जो है वो कौन सी सेल्स है, स्पर्मेटोजोआ, और इधर साइड जो सेल्स दिख रही है अंदर साइड वो कौन सी सेल्स होती है, सर्टोली सेल्स होती है, जो कि न्यूट्रिशन देती है स्पर्म्स को। ठीक, सो द पीनस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। पीनस जो है मेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पीनस। सो इसमें एक स्पेशल टिश्यू का बना रहता है जो इरेक्शन में मदद करता है पीनस का, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन फैसिलिटेट करेगा। द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पीनस कॉल्ड द ग्लांस पीनस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड एज फोर स्किन। देखो जो पीनस जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया रहता है जो कि बना रहता है एक स्पेशल टिश्यू का, और वो हेल्प करता है इरेक्शन में, पीनस के इरेक्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से इंसेमिनेशन होता है, मतलब जो स्पर्म्स है वो फीमेल के वजाइना में ट्रांसफर होते हैं थ्रू इंसेमिनेशन, तो इसके लिए वो बहुत हेल्प करता है। द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पीनस, सो जो एनलार्ज्ड एंड होता है पीनस का जिसको बोला जाता है ग्लांस पीनस। देखो पीछे हम देखते हैं, देखो ये वाला जो एंड होता है उसको ग्लांस पीनस बोला जाता है। तो इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड, जो कि एक लूज फोल्ड से कवर होता है स्किन का, जिसको बोला जाता है फोर स्किन, या फिर इसका दूसरा नाम है प्रीप्यूस। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, फिर मेल की जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती है जैसे इंक्लूड पेयर्ड सेमिनिकल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अब इसमें से पेयर कौन सी है, सिंगल कौन सी है, देखो पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, सो सेमिनल वेसिकल दो है, पेयर्ड है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक है, और दो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है। ठीक, फिर इनका सिक्रीशन जो है, सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट दी सेमिनल प्लाज्मा। फिर ये क्या बनाता है, ये सारी जो ग्लैंड्स जो सिक्रीट करती है और स्पर्म जो होता है वो सब बनाते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बनाता है, विच इज़ रिच इन फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज उसमें ढेर सारा फ्रुक्टोज होता है,
फ्रुक्टोज क्यों होता है? ताकि जब स्पर्म्स ट्रैवल करे वजाइना में तो उसको एनर्जी मिल सके, तो फ्रुक्टोज का ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी लेते हैं, इसलिए फ्रुक्टोज होता है। कैल्शियम होता है, वो भी एनर्जी के लिए। और कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स के उनको बचा सके, जो हार्श एनवायरनमेंट होता है वजाइना का, उससे उनको एंजाइम्स बचाए, इसलिए एंजाइम्स होते हैं। This secretions of bulbourethral gland also helps in the lubrication of penis. So यही ग्लैंड का bulbourethral gland का सिक्रीशन लुब्रिकेशन में हेल्प करता है पीनस के। ठीक है, ये समझ आ गया इतना। अब इसके बाद आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। इसमें जो है पेयर ऑफ ओवरीज होता है अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटिलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। दिस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग with a pair of the mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. देखो फीमेल्स में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, तो इस एक्टिविटीज़ में क्या देखो, सबसे पहले जो है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो है पेयर ऑफ ओवरीज होती है, मतलब 2 ओवरीज होती है, अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। अब 2 ओवरीज है तो ओवरीज से ओवम निकालना है, ओवम निकालने के लिए ओविडक्ट्स चाहिए, तो 2 ओविडक्ट्स होते हैं। एक यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वजाइना होता है। यूट्रस होता है, फिर उसके नीचे सर्विक्स, फिर वजाइना, और फिर होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, ये भी एब्डोमेन के नीचे पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। दिस पार्ट्स ऑफ सिस्टम अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स। सो यही पूरा सिस्टम, ये सारे पार्ट्स और मैमरी ग्लैंड्स को मिला करके जो है सपोर्ट इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट। तो ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ कौन से प्रोसेस? ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। सो फीमेल के अंदर इतनी सारी प्रोसेसेस होती है। सो ओवरीज आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ओवरीज जो है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, दैट इज ओवेरियन हार्मोन्स। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। देखो, सो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो है ओवरी है ऑब्वियसली, जो कि प्रोड्यूस करेगी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी, जिसको बोला जाता है ओवम। और दूसरे स्टेरॉयड हार्मोन्स भी बनाती है, जैसे ओवेरियन हार्मोन्स हो गया। हम देखेंगे कि हार्मोन्स का भी कैसे सिक्रीशन होता है, दोनों बनाती है। ओवेरियन हार्मोन्स में दोनों एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों का फॉर्मेशन होता है। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, जो लोअर एब्डोमेन रहता है दोनों तरफ। देखो ये रहा, इस तरह से ओवरीज लोकेटेड होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से इस साइड भी और इस साइड भी ओवरीज लोकेटेड रहते हैं। बीच में यूट्रस होता है, नीचे सर्विक्स, फिर उसके नीचे वजाइना। ठीक है, हम इसका डायग्राम भी देखेंगे। सो ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। सो ओवरी का साइज क्या है? 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में, एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। देखो ये लिगामेंट से जुड़ी रहती है, पीछे का जो मतलब पेल्विक वॉल रहता है और यूट्रस रहता है, दोनों से लिगामेंट से जुड़ी रहती है। सो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। मतलब ओवेरियन स्टोमा, जो ओवरी होती है उसके अंदर का जो भी मटेरियल है उसको इनक्लोज करने के लिए जो एक थिन लेयर होती है, किसकी? एपिथेलियम की जो है थिन लेयर होती है। ठीक, दिस स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। बाहर वाला जो रीजन है जिसको बोला जाता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो रीजन है इसका ओवरी का, उसको बोला जाता है मेडुला। ठीक है, इसको भी याद रखना, व्हाट इज कॉर्टेक्स, व्हाट इज मेडुला। देखो कभी भी बात आती मेडुला मतलब अंदर वाला रीजन, और बात आती कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला रीजन। हाँ देखो ये रहा, इसको स्ट्रक्चर को छोड़ो, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ये देखो ये नीचे वाला, ये बहुत अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखो ये रही ओवरीज, एक इधर और एक इधर, राइट लेफ्ट दोनों साइड पे ओवरीज है। वो यहाँ से भी जुड़ी हुई है, यूट्रस से भी जुड़ी हुई है, और पीछे साइड इसके जैसे पीछे साइड जो है क्या बोलते हैं, पेल्विक वॉल से भी जुड़ी हुई है। ठीक, फिर चलो ठीक है ऊपर पढ़ लेते हैं।
दी ओविडक्स, फैलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्स जिसको क्या बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स बोला जाता है, यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट दी फीमेल एक्सेसरी डक्स। सो ये सारे फीमेल एक्सेसरी डक्स है, कौन सा, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, ठीक। सो ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। सो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और एक्सटेंड्स करती है पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। जो ओवरी के पेरिफेरी से लेकर के यूट्रस, मतलब कॉर्टेक्स से लेकर के यूट्रस तक जाती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इन फंडिबुलम। जो फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब का जो ओवरी के पास वाला पार्ट है उसको इनफंडिबुलम बोला जाता है। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम possess फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज फिम्ब्रे। सो इनफंडिबुलम का जो एज रहता है ओवरी के पास वाला, जिसपे फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको फिम्ब्रे बोला जाता है, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम, ओवम के कलेक्शन में आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक। ओव्यूलेशन होने के बाद ओवम के कलेक्शन में हेल्प करता है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर the infundibulum leads to a wider part of oviduct called as ampulla। फिर इनफंडिबुलम जो है किधर खुलता है, एम्पुला में खुलता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जो कि होता है इस्थमस हैज अ नैरो ल्यूमन, छोटा सा ल्यूमन होता है, जॉइंट्स इट टू द यूट्रस, ठीक है। चलो अब इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे जो है ये रही ओवरी, ठीक। सो ओवरी के जो पास में जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसको बोला जाता है फिम्ब्रे, ठीक। उसको क्या बोला जाता है, फिम्ब्रे बोला जाता है। यही लेता है ओवम, ओवम को लेने का काम ये फिम्ब्रे ही करता है। फिर फिम्ब्रे का जो ये वाइड रीजन है इसको बोला जाता है इनफंडिबुलम। फिर इधर वाला जो ये जो कॉर्नर जो है, इस तरह से कॉर्नर वाला जो है दैट इज एम्पुला, और यही एम्पुला होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये बहुत नैरो ओपनिंग होता है और इसको बोला जाता है इस्थमस, ठीक। और ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है यूट्रस का ऊपर वाला स्ट्रक्चर, उसको यूट्राइन फंडस बोला जाता है। और ये पूरा जितना भी है, जैसे फिम्ब्रे भी ले लो, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ये सब मिलकर क्या बनाता है, फैलोपियन ट्यूब बनाता है, ठीक है। इसके बाद जो ये अंदर वाला जो ये खाली स्पेस है, इसको बोला जाता है यूट्राइन कैविटी। स्पर्म्स जो है यहीं से आते हैं, सो स्पर्म्स यहीं से एंटर होके यहाँ जाते हैं, ठीक है, ठीक। फिर ये तो हो गया, यूट्रस हो गया। उसके बाद ये वाला है, बहुत नैरो ओपनिंग होता है यूट्रस के जस्ट नीचे, इसको सर्विक्स बोला जाता है। थोड़ा सा जब वो वाइड होता है बीच में, तो वो हो जाता है सर्विकल कैनाल। और फिर ये नीचे वाला जो थोड़ा सा लार्ज ओपनिंग होता है और काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है यहाँ का टिश्यू, इसको बोला जाता है वजाइना, ठीक है। हाँ, फिर इसमें जो है यूट्रस की लेयर्स भी होती है, इसको हम आगे जैसे पढ़ेंगे तो मैं उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो कर दूंगी, ठीक है। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज कॉल्ड एज वूम। सो यूट्रस एक सिंगल होता है और उसको वूम भी बोला जाता है। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, उल्टा पियर। जैसे देखो सीधा पियर ऐसा होता है, मान के चलो सीधा पेयर जो है वो ऐसा होता है, ठीक। तो ये उल्टा पेयर है, इसका शेप इस तरह से। इन्वर्टेड पेयर, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट से सपोर्टेड रहता है, अटैच्ड टू दी पेल्विक वॉल। सो पेल्विक वॉल से जो लिगामेंट्स अटैच रहता है वो उसको सपोर्ट करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, वरना यूट्रस सीधा बाहर आ जाएगा, इसीलिए इसको अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना, यूट्रस फिर कहाँ ओपन होगा, वजाइना में, थ्रू अ नैरो सर्विक्स। एक छोटा सा स्पेस होता है, ट्यूब होता है, इसको सर्विक्स बोला जाता है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्विकल कैनाल, और जो सर्विक्स का जो अंदर का कैविटी होता है उसको सर्विकल कैनाल बोला जाता है। विच अलॉन्ग विथ वजाइना, वजाइना के साथ फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। सो वजाइना प्लस सर्विकल कैनाल क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है, वहाँ से बर्थ होता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू, जो यूट्रस का वॉल जो रहता है इसके 3 लेयर रहते हैं। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस दैट इज पेरीमेट्रियम, एक्सटर्नल जो है बाहर की तरफ होता है वो कौन सा होता है, पेरीमेट्रियम होता है, ठीक है। फिर एक मिडल लेयर होता है, थिक लेयर, ये बाहर थिन रहता है मेम्ब्रेनस,
लेकिन मिडल जो है वो थिक लेयर होता है ऑफ स्मूथ मसल का रहता है, जिसको मायोमेट्रियम बोला जाता है। और एक इनर रहता है जो ग्लैंडुलर लेयर रहता है, मेडअप ऑफ ग्लैंड्स, जिनको बोला जाता है एंडोमेट्रियम, दैट लाइन्स द यूटेराइन कैविटी में प्रेजेंट रहता है। एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। देखो एंडोमेट्रियम का क्या काम है। एंडोमेट्रियम वो मतलब एंडोमेट्रियम जो है ऐसी लेयर होती है जिसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, मतलब किसी एंडोमेट्रियम बनता भी है, एंडोमेट्रियम टूटता भी है, ठीक है। लेकिन जो मायोमेट्रियम होता है, जो अंदर वाला रहता है, वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ के टाइम, डिलीवरी के टाइम। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सो ये वाला जो रेड कलर का जो दिख रहा है, ये इट इज़ मेड अप ऑफ ब्लड एंड टिश्यू, और ये वाला होता है अंदर साइड वाला, दैट इज़ एंडोमेट्रियम, जिसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। फिर इधर बीच वाला लेयर, इसके जस्ट बगल वाला लेयर है जिसको बोला जाता है मायोमेट्रियम, और फिर एकदम जो एक्सटर्नल साइड वाला जो लेयर है वो होता है पेरीमेट्रियम, ठीक है। अब आते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। The female external genitalia include moon pubis. So female external genitalia में क्या होता है, moon pubis होता है, labia majora होता है, labia minora, hymen and clitoris, ठीक। इतनी सारी चीज़ें होती, कौन सी होती है, moons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. Moons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. So सबसे जो है ऊपर साइड होता है वो दैट इज़ द मोन्स प्यूबिस, जो कि जो है कुशन होता है फैटी टिश्यू का, स्किन से कवर्ड होता है, और उसमें प्यूबिक हेयर्स होते हैं। फिर आते हैं दी लैबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड सराउंड दी वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। फिर होता है लैबिया मेजोरा जो है फ्लैशी फोल्ड्स रहते हैं टिश्यू के फोल्ड्स रहते हैं जो मोन्स प्यूबिस से लेकर के वजाइनल ओपनिंग तक का जाता है। द लैबिया माइनोरा, फिर लैबिया माइनोरा रहता है, आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज, ये भी पेयर्ड फोल्ड्स रहते हैं अंडर द लैबिया मेजोरा के अंदर साइड होता है। द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज हाइमन। देखो वजाइना का जो ओपनिंग है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिसको हाइमन बोला जाता है। फिर आते हैं क्लिटोरिस जो एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लैबिया माइनोरा एंड अबो द यूरेथ्रल ओपनिंग। जो यूरेथ्रल ओपनिंग होता है उसके ऊपर रहता है, और जहाँ दो लैबिया माइनोरा जुड़ता है वहाँ के जंक्शन पे रहता है क्लिटोरिस। द हाइमन इज ऑफन टोर ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, कभी कभी क्या होता है पहले इंटरकोर्स के टाइम पे हाइमन जो है वो टूट जाता है। सो हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट, कभी कभी क्या होता है कोई सडन फॉल हो जाए, कुछ लग जाए, उसकी वजह से भी वो टूट जाता है। या फिर इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पून, अगर हम वजाइनल टैम्पून इंसर्ट करते हैं तो भी वो ब्रेक हो सकता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग साइकिलिंग वगैरह भी अगर करते हैं तो उसके वजह से भी वो ब्रेक होता है। इन सम वुमन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, किसी वुमेन्स में जो है कोइटस इंटरकोर्स के बाद भी जो है हाइमन रहता है। In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. देखो हाइमन का रहना या ना रहना ये इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, ठीक है। इसका डायग्राम है क्या? नहीं, इसका डायग्राम नहीं है, सो आई शो यू। देखो सबसे पहले उसने बोला मोन्स प्यूबिस, ठीक। सो मोन्स प्यूबिस बना लेते हैं, ये हो गया मोन्स प्यूबिस स्ट्रक्चर। उसके बाद बनाते हैं एक मिनट, ये हो गया, ठीक। ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया इसको बोला जाएगा लैबिया मेजोरा। सो ये लैबिया मेजोरा हो गया, ठीक है। दिस इज द लैबिया मेजोरा। इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा डार्क। ठीक, इसके बाद अंदर साइड होता है, इसके जस्ट ऐसे अंदर साइड होता है,
लैबिया माइनोरा। ठीक, ये इस तरह से लैबिया माइनोरा होता है। फिर इसका जंक्शन जो होता है, इसके जंक्शन के ऊपर होता है क्लिटोरिस। ठीक, और नीचे साइड होता है यहाँ पे वजाइना। वजाइना होता है, क्लिटोरिस होता है, और यहाँ पे होता है यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा मान के चलते हैं, यहाँ पे होती है यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। ठीक है, इस तरह से। तो मैं लिख देती हूँ इसका। ओके, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है मोन्स प्यूबिस। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्लिटोरिस। उसके बाद ये जो है यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक, अंदर वाला है जो वो लैबिया माइनोरा। बाहर वाला जो है दैट इज लैबिया मेजोरा। ठीक, ये वाला जो है ये है वजाइना, और वजाइना के ऊपर कवरिंग होती है जिसको बोला जाता है हाइमन। ठीक है, समझ गए? ओके ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। फिर आते हैं मेमोरी ग्लैंड पर। वेट, सो अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। सो मेमोरी ग्लैंड्स का होना एक कैरेक्टरिस्टिक है सारी फीमेल मैमल्स का। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। सो मेमोरी ग्लैंड्स जो है पेयर्ड स्ट्रक्चर रहते हैं जिनको ब्रेस्ट बोला जाता है। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू। सो इनके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और जो है फैट भी स्टोर रहता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। सो जो ग्लैंडुलर टिश्यू रहता है, सो ये ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करता है। फिर वो डिवाइडेड रहता है 50 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड रहता है, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसपे बहुत सारे आगे सेल्स होते हैं, और इन सेल्स को एल्वियोलाई बोला जाता है। दी सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क। जो एल्वियोलाई की सेल्स रहती है वो मिल्क को सिक्रीट करती है, विच इज स्टोर्ड इन दी कैविटीज। कैविटीज में स्टोर होता है ल्यूमेंस ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। फिर एल्वियोलाई जो है वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है। सो द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। सो जो ये क्या बोलते हैं, जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स रहती है, सो जो ट्यूब्यूल्स रहती है वो जॉइन होती है और क्या बनाती है, मेमोरी डक बनाती है। सेवरल मेमोरी डक्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। फिर बहुत सारी डक्स मिलकर के जो है वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाती है, विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, जहाँ से मिल्क जो है बाहर आता है। ठीक है, इसका भी डायग्राम देखते हैं, इसे समझ नहीं आएगा। ठीक, देखो ये रहा, ये पीछे वाला साइड, पोस्टीरियर साइड। इसमें जो है हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है, सबसे पीछे वाला साइड जो है क्या रहता है, काफ़ी सारा फैट डिपॉजिट रहता है, तो फैट हो गया। फिर उसके बाद फैट्स के बाद क्या होता है, यहाँ पे लोब्स होते हैं जिनको मेमोरी लोब्स बोला जाता है, मेमोरी लोब। फिर ये लोब्स किस में खुलते हैं, आगे एल्वियोलाइज में खुलते हैं। देखो ये लंग्स के एल्वियोलाई के साथ इसको कंफ्यूज मत होना, ये डिफरेंट है। सो फिर आते हैं मेमोरी एल्वियोलस। ठीक, फिर ये एल्वियोलस जो है, देखो ये सारे एल्वियोलस है, और एल्वियोलस जो है खुलते हैं डक्स के अंदर, और इन डक्स को बोला जाता है मेमोरी डक्स। फिर ये सारे मेमोरी डक्स और भी बड़े बड़े डक्स में बन जाते हैं। ये देखो ये बड़े बड़े डक्स दिख रहे हैं मोटे मोटे से, ये होता है एम्पुला। फिर उसके बाद जो है छोटे छोटे फिर से छोटे डक्स में, 2-3 छोटे डक्स में कन्वर्ट होता है, जिसको बोला जाता है लैक्टिफेरस डक्ट, और जहाँ से मिल्क जो है बाहर की तरफ आता है। ठीक है, ओके। फिर ये वाला जो बाहर का जो स्ट्रक्चर रहता है दैट इज नोन एज निप्पल। ठीक, और ये जो लेयर रहती है इसकी, इस लेयर को बोला जाता है एरियोला। ओके, फिर हम बात करते हैं अब गैमेटोजेनेसिस की, गैमेट फॉर्मेशन की।
Gametogenesis. The primary sex organs, the testes in males and ovaries in females produce gametes, that is sperms and ovum respectively. देखो जो टेस्टिस होती है मेल्स में वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है, जो ओवरीज होती है फीमेल्स में वो ओवम प्रोड्यूस करती है बाय प्रोसेस जिसको बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस. सो इन टेस्टिस द इमैच्योर मेल जर्म सेल्स spermatogonia produce sperms by spermatogenesis that begins at puberty. सो मेल में क्या होता है, प्यूबर्टी से स्पर्म्स का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. कौन बताता है, स्पर्मेटोगोनिया जो है टेस्टिस के अंदर जिसको बोला जाता है मेल जर्म सेल, वो क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है और स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है. द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सो जो स्पर्मेटोगोनिया ये अंदर की साइड, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हमने देखा था डायग्राम, उसके अंदर की साइड प्रेजेंट रहता है. मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई होता है एंड इंक्रीजेस इन नंबर. पहले तो क्या होता है, इसके अंदर जो है माइटोटिक डिवीजन होता है और खुद को पहले नंबर में वो बढ़ा देता है. फिर ईच spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. Some of the spermatogonia called primary spermatocytes is periodically undergo meiosis. फिर क्या होता है, जैसे पहले वो खुद को अपने नंबर में बढ़ा लेता है, स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोटिक डिवीजन करके खुद को नंबर में बढ़ा लेता है. उसके बाद क्या होता है, इसमें मियोटिक डिवीजन होता है. मियोटिक डिवीजन बना करके वो बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, उसके बाद फिर उसका मियोसिस होगा. तो अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. अब यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, रिडक्शन डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. फिर दो जो है इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला जाता है. सो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो अपना मियोसिस कर गए हैं, इसलिए वो रिडक्शन हो चुका है उनके क्रोमोसोम के नंबर में. फिर और 2 सेल्स बनती है जिनको बोला जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विच हैव ओनली. अब इन चारों सेल्स में क्या होगा, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे ईच. The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. फिर क्या होता है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स रहता है उसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है जो फिर क्या बनाता है, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाता है. व्हाट वुड बी दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड्स का क्रोमोसोम क्या होगा, n कंडीशन होगा. ठीक, दी spermatids are transformed into spermatozoa. सो स्पर्मेटिड्स है वो ट्रांसफॉर्म होती है स्पर्मेटोजोआ में जिसको बोला जाता है स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से. सो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हेड्स टू बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स. जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस होता है मतलब स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया तो ये स्पर्म्स को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं. ठीक, जैसे ही स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया फिर वो क्या करते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं मतलब घुस जाते हैं सर्टोली सेल्स के अंदर एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन. फिर जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब इनका रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन. ठीक है, देखो यहाँ पे इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ट्रांसवर्स व्यू है इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का. देखो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है ये बड़ी बड़ी. उसके बाद अंदर साइड वाली जो है वो सर्टोली सेल्स है. फिर सर्टोली सेल्स क्या बनाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाई. फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड्स बने, फिर स्पर्मेटोजोआ मतलब पूरा स्पर्म्स बन गया. जैसे न्यूट्रिशन ले लिया तो बन गया स्पर्मेटोजोआ, बगैर न्यूट्रिशन लिए वो थे स्पर्मेटिड्स. ठीक है, मतलब डिफ्रेंसिएशन भी होता है, न्यूट्रिशन एंड डिफ्रेंसिएशन दोनों लेने के बाद स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं और बिना डिफ्रेंसिएशन के जो रहते हैं दैट इज द स्पर्मेटिड्स. ओहो थोड़ा सा लैग हो रहा है सो प्लीज ओके. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. सो मेल में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट होता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH.
सो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन में एकदम सडन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है. दिस इफ यू रिकॉल इज द हाइपोथैलेमिक हार्मोन. देखा जाए तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है. द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ GnRH देन एक्ट्स एट द एंटीरियर पिट्यूटरी. फिर GnRH क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर एक्ट करेगा एंड स्टिम्युलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोफिन्स. फिर 2 गोनाडोट्रोफिन्स का सिक्रीशन होगा. कौन से दोनों, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. सो LH और FSH ये दोनों में होगा, फीमेल मेल दोनों में हार्मोन का सिक्रीशन होगा. सो LH एक्ट एट लेडिक सेल्स. देखो LH जो है मेल में लेडिक सेल्स पर जाकर के एक्ट करेगा. LH लेडिक सेल्स, LL फॉर L, ठीक. एंड स्टिम्युलेट्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन. और एंड्रोजन का सिंथेसाइज और सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करेगा, ठीक, टेस्टोस्टेरॉन का. सो एंड्रोजेंस इन टर्न स्टिम्युलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. फिर जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा वैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा. FSH एक्ट्स ऑन दी सर्टोली सेल. अब FSH किस पर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पर एक्ट करेगा एंड स्टिम्युलेट्स. और क्या स्टिम्युलेट करेगा, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन. फिर सर्टोली सेल्स पर जाकर एक्ट करेगा और क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा कुछ फैक्टर्स का जो हेल्प करेंगे प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म के मैचुरेशन और स्पर्म्स को बाहर मतलब निकालने के प्रोसेस में हेल्प करेगा. सो लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स. स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं. इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है कंपोज्ड ऑफ अ हेड. हेड का बना रहता है, नेक एंड मिडल पीस का बना रहता है और एक टेल रहती है, ठीक. सो इसमें होता है हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस एंड टेल. अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म. एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है स्पर्म का पूरा बॉडी को एनवलप करती है. सो द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस. सो जो स्पर्म का जो हेड रहता है उसमें एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है. The anterior portion of which is covered by a cap-like structure that is acrosome. ठीक है. So a plasma membrane envelopes the whole body of the sperm. The sperm head contains an elongated haploid nucleus. देखो स्पर्म का जो हेड रहता है उसमें एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक. हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर. और जो एंटीरियर उसके आगे साइड वाला पोर्शन जो है कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है, ठीक, जिसको बोला जाता है एक्रोजोम. द एक्रोजोम इज फिल्ड विथ एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. सो एक्रोजोम में ऐसे एंजाइम्स रहते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक. दी मिडल पीस. अब मिडल पीस वाला जो है पजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. सो जो मिडल पीस वाला रहता है उसमें ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं, सो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो मतलब उसमें प्रेजेंट रहते हैं स्पर्म में, तो ये क्या करते हैं, ढेर सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं ताकि स्पर्म को जो है मोटिलिटी मिल सके फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है. The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility, so at least 60% sperms must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility. देखो एक कोइटस में जो है मेल कितने स्पर्म्स इजेक्ट करता है, दैट इज 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इजेक्ट होते हैं एक कोइटस में, लेकिन उसमें से 60% स्पर्म्स के पास जो है नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए और उन 60 में से एटलीस्ट कम से कम 40% तो है विगरस मोटिलिटी शो करने ही करने चाहिए. इसीलिए इतने चांसेस कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, क्योंकि स्पर्म्स में काफ़ी दिक्कत हो जाती है फर्टिलाइजेशन के लिए. हाँ देखो ये रहा स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक. सो ये देखो ये रहा उसका हेड पूरा, उसका फिर ये नेक वाला रीजन, फिर उसका बॉडी पार्ट और उसकी टेल. सो ये मोटिलिटी देखिए टेल, ठीक है. तो ऊपर जो है ये देखो पूरा जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सो ये तो दिख ही रहा है. उसके बाद ऊपर वाला ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला एक्रोजोम है जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं. ये वाला जो इसका हेड रीजन है जिसके अंदर जो है ये देखो ये रहा न्यूक्लियस,
ये न्यूक्लियस है पूरा, बड़ा सा न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। फिर उसके बाद ये इसका नेक वाला रीजन है। फिर उसके बाद ये मिडल पीस है, जहाँ पे देखो ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे क्रॉस में माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट है, और ये उसका टेल वाला रीजन, ठीक, जो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, एक मिनट, हाँ, ठीक है। Sperms are released from the seminiferous tubules and are transported by the accessory ducts. Secretion of epididymis, vas differences, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperms. ठीक, सो स्पर्म जो है रिलीज होती कहाँ से, सेमिनिफेरस डक्ट से स्पर्म रिलीज हुए, फिर उसका सिक्रीशन होगा एपिडिडाइमिस के थ्रू, फिर वास डिफरेंस में जाएगा, फिर सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशंस आएंगे, और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस आएंगे, और जो कि एसेंशियल है, ज़रूरी होता है मैचुरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, इनके लिए, ताकि स्पर्म्स मोटाइल हो और मैच्योर रहे, उसके लिए ज़रूरी होता है। दी सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विथ स्पर्म्स, जो सेमिनल प्लाज्मा है स्पर्म्स के साथ कॉन्स्टिट्यूट दी सीमन का फॉर्मेशन करता है, ठीक। सो इसको बोला जाता है सीमन। किसको बोला जाता है, दी सेमिनल प्लाज्मा, जो सेमिनल प्लाज्मा जितने भी जो मतलब ग्लैंड्स जो भी सिक्रीट करते हैं वो, और स्पर्म्स दोनों मिला के सीमन बनाते हैं। दी फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स, जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स रहता है उनका फंक्शन और ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जो टेस्टिकुलर हार्मोन्स जो इसको मेंटेन करता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। ओके, अभी कितना बचा है चैप्टर एक बार देख लेते हैं। इतना बचा है, ये है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है,